हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे तैयारी आपकी होती है यूजीसी नेट जो दिसंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की बात हम करते हैं। अगर आप एजुकेशन से संबंधित हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की, ठीक है, तो अगर आप शिक्षा शास्त्र से हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईसीटी के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर 1 में आती है ये यूनिट। ठीक है, तो आईसीटी से रिलेटेड सवाल आपके आते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर से भी हो सकते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस के संबंधित सवाल, और साथ में आपके आईसीटी और रिसर्च को रिलेट करके भी पूछा जाता है। आईसीटी प्लस टीचिंग भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आईसीटी से संबंधित जो है कई सवाल आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस से संबंधित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज आपके 2023 के ही हैं। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आए थे जो न्यू हैं, ठीक है, उनको आपको जानना चाहिए। तो ये नए कॉन्सेप्ट हैं, अभी जो जून वाली परीक्षा हुई थी उसी से संबंधित ये सारे पीवाईक्यूज हैं। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। और इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस दी हैं लॉजिकल रीजनिंग से भी संबंधित दी हैं, बहुत ईजी वे में समझाया है, आप उन वीडियोज़ को देखिए। साथ में गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित और आपके आईसीटी के करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें दी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको, या टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करिए, वीडियो के नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन करिए, क्लिक करिएगा तो वहाँ पे ज्वाइन लिख के आता है, तो आप फिर वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पीडीएफ आपको सारी दे दी जाती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्वेश्चन में आए हैं। चारों ऑप्शन आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह क्लियर हो जाती हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके सवारे आए हुए थे। तो यहाँ जून 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें कह रहा है रैम क्या है, एक इंटरनल मेमोरी है, और एंड एक्सेस टाइम इज स्लोअर, है ना। तो इसका जो अभिगम समय है कैश मेमोरी की अपेक्षा धीमा होता है। अब आपको इसको करने के लिए रैम, रोम और कैश मेमोरी से संबंधित सवाल एक ज़रूर आता है, तो इसको ज़रूर करिएगा। और इसके मेमोरी से संबंधित सारे सवाल जो है मैं एक आपको वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं या आए हुए हैं वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का सवाल है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि रैम क्या है, रोम क्या है, इसकी फीचर्स क्या हैं, कैश मेमोरी क्या होती है ना। इसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप की भी मेमोरीज हैं, तो इसमें अभी हम बहुत सारी मेमोरीज के बारे में पढ़ लेते हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है रोम लूसेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। अब देखिए कि इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी शायद यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं क्लियर कर सकूँ, तो इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी है ना, स्टोरेज डाटा के लिए यूज़ की जाती है। आपको पता है दो तरह की होती है, प्राइमरी जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। अब आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, इसी में आपकी वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल और कैश मेमोरी आती है। ठीक है, अब वॉलेटाइल में क्या होती है, रैम है आपकी, नॉन वॉलेटाइल में क्या है, रोम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जैसे कि वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, है ना। अब रैम क्या है, अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे अल्फाबेटिकली, तो रैम पहले आता है ना, RAM, ROM बाद में आता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, है ना। अगर जिन लोग को नहीं याद होता है तो वो मैं तरीका बता रही हूँ आपको। वॉलेटाइल मतलब रैम में आएगी, नॉन वॉलेटाइल ये रोम आएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। रैम है ना, ये वॉलेटाइल मेमोरी है, जहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है, कैसे, टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, तो इसकी ये कुछ फीचर्स हो गए, ये वॉलेटाइल मेमोरी, इन्हीं से सवाल आते हैं आपके, अलग कुछ नहीं आएगा, इन्हीं से आएगा। अस्थायी तौर पे रखा जाता है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है इसको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, जो यहाँ इन्फॉर्मेशन है आपकी, संग्रहित सूचनाएं हैं, जो भी स्टोर हैं सूचनाएं, उनको बदला जा सकता है। और इसके और क्या फीचर्स हैं, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में जो डाटा स्टोर है वो समाप्त हो जाता है ना। मतलब वॉलेटाइल उड़ गया। ठीक है, तो वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, वाष्पशील, है ना। तो ये मतलब क्या है कि वो खत्म हो जाता है, अगर स्विच ऑफ कर दिया तो ये डाटा समाप्त हो जाता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, इससे लाकर रैम में स्टोर किया जाता है, और CPU रैम से ही डेटा आपका प्राप्त करता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये कुछ बातें हैं जो इसी 5-6 लाइन में आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको समझ लीजिए। CPU रैम से ही डाटा प्राप्त करता है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसके 2 टाइप्स बताए हैं। रैम की बात हम अभी कर रहे हैं। रैम के यहाँ 2 भागों में बांटा गया है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, अब डायनेमिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी डायनेमिक रैम में डेटा बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार री राइट या रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक है ना, इसको चालित अवस्था में रखने के लिए हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, जबकि स्टैटिक रैम को क्या है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी कारण स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी डेटा स्टोर होता है और अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा किसमें, स्टैटिक रैम में, है ना। तो ये हो जाती है आपकी रैम की सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की है ताकि रिवीजन भी हो जाए, बाकी इससे संबंधित चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएं। तो ये हो गया आपका रैम के बारे में। 2 टाइप्स हो गए, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत सभी आती हैं, है ना, रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सारी आती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें जो डेटा और सूचनाएं यहाँ पर स्वयं नहीं नष्ट होती हैं और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे बदल सकते थे, यहाँ पर बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जो रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं और कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही आपको याद रहेगा कि यहाँ पे खाली रीड कर सकते हैं, है ना, इनमें खाली कंप्यूटर पढ़ सकता है, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये रीड ओनली मेमोरी हो गई जो कि नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तो अब तक आपको चीज़ें याद हो गई होंगी कि कैसे हमको वोलेटाइल के बारे में याद रखना है और कैसे जो है नॉन वोलेटाइल मतलब रोम के बारे में चीज़ों को याद रखना है। आप देखिए कैश मेमोरी, मेमोरी से प्राप्त करने की गति CPU के डेटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी स्लो होती है ना। तो यहाँ पर जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी क्या है, CPU से सीधे जुड़ी होती है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। ये प्राइमरी मेमोरी हो गई, यहाँ बीच में कैश मेमोरी होती है और उसके बाद यहाँ पर ये CPU, तो ये हो जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, PM जिसको हम लिख देते हैं। उसके बाद ये हो गया CPU कैश मेमोरी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये कैश हो गई और ये आपका CPU, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कैश मेमोरी CPU से सीधे जुड़ी है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका। यहाँ पर किसी भी सिस्टम बस का यूज़ नहीं किया जाता है, तो डेटा स्पीड की गति भी तेज़ हो जाती है ना। तो CPU में क्या हो जाता है कि जो है अगर ये चीज़ मेमोरी से प्राप्त कर लेते तो CPU के डेटा प्रोसेस करने की गति तेज जो है स्लो होती, लेकिन यहाँ पर इसी को दूर करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तीव्र मेमोरी है जहाँ बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा जो है, जो भी आपके यहाँ पर डेटाज यूज़ होते हैं, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी की गति तीव्र होने से प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। तो CPU का मतलब कैश मेमोरी जो होती है आपकी CPU के पास होती है, तो इस तरह से क्या हो, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है ना। अब आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये कहता है कि इसमें देखा आपने स्लाइड में रैम के आंतरिक मेमोरी है और इसका जो एक्सेस टाइम है कैश मेमोरी की अपेक्षा धीमा है ना। तो फर्स्ट इज ट्रू, और दूसरा कह रहा है कि जब विद्युत प्रवाह बंद होता है तो रोम अपना डाटा खो देती है, ऐसा नहीं है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल है, ये गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो पहला है ये सही है और दूसरा क्या है, फॉल्स है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्ड लेंथ से संबंधित मेमोरी में जो वर्ड लेंथ होती है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी उतनी ही तेज़ होगी। ठीक है, जैसे कि इसको ऐसे याद रखो कि अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हो और अगर सड़क चौड़ी है तो क्या होगा कि व्हीकल की स्पीड, जो आपका वाहन है वो उसकी भी तेज़ होगी, मतलब यहाँ पर स्पीड तेज़ होगी, कोई भी यहाँ पे रुकने की जो है बाधा नहीं आएगी, है ना। और अगर यही नैरो होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर अब मतलब जो है बैरियर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपकी। ये मेमोरी से संबंधित सवाल आपका एक ज़रूर आता है, तो इसके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर रखिए। ठीक है, इसमें देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें रैम और रोम के बारे में फ़र्क दिखाया है, क्या डिफरेंस है ना। रैम क्या है, वॉलेटाइल है, रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है।
अलाउस रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। रोम क्या है, खाली पढ़ सकती है, रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए इसका नाम ही है। टेम्प्रेरी स्टोरेज है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल है क्योंकि, तो है ना, तो टेम्प्रेरी स्टोरेज है। यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। रैम क्या है, एक्सपेंसिव हो जाती है, रोम चीप है। परफॉर्म्स रीड एंड राइट फंक्शन, है ना यहाँ पर, और ये खाली रीड फंक्शंस को करता है, ठीक है। टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ये इसके टाइप्स हो गए। और इसमें अगर हम बात करें तो नॉन वॉलेटाइल रोम की बात जो होती है ना, इसमें क्या हो जाती है आपकी पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नाम हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो एक वीडियो मैंने आपको दी थी उसमें हम आईसीटी के सारे फुल फॉर्म्स और उनसे संबंधित चीज़ों को भी हमने डिस्कस कर लिया था। नहीं देखा है उस वीडियो को, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आईसीटी के कुछ फुल फॉर्म ऐसे हैं, बहुत बड़े भी हैं और वो जल्दी याद नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही अलग तरीके के हैं और वही बार बार पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा लिंक, आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है जो है आपकी मेमोरी से संबंधित सवाल, है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपका इसी में पूछा गया है, 2023 में आया है। इसमें देखिए कह रहा है स्मार्टफोन केवल वाईफाई के माध्यम से ही इंटरनेट से जुड़ते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो होते हैं स्मार्टफोन आपके वाईफाई, मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट, ब्रॉडबैंड, इन सब के द्वारा भी कनेक्ट होते हैं ना। तो पहला तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना, ये वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है एक GUI, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ WIMP, विंडोज आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स, इसके प्रयोग शामिल होते हैं एक GUI में। तो ये चीज़ सही है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इससे संबंधित सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये सब आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में यूज़ किए जाते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, ये GUI कहाँ से आया है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। तो MS से संबंधित सवाल आपके अब पूछे जा रहे हैं, MS एक्सेल, MS जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं ये सिंगल यूज़र्स के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो GUI, है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें देख लीजिए ये कंप्यूटर और यूज़र्स के बीच क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं, पिक्चर्स हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, आइकॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आइकन के माध्यम से इंटरफेस स्थापित जो है यहाँ पर किया जाता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, है ना। तो स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। GUI में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस का आइकन देखकर आसानी से समझा जा सकता है। अब आइकन क्या है, आइकन का मतलब है जैसे किसी प्रोग्राम, कमांड या इंस्ट्रक्शन को बताने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको वहाँ पे याद कुछ नहीं करना है, खाली चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या उसको कमांड देना है, क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो इस तरह से उसका प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है, तो इसमें याद नहीं करना है, आप देख के उसको समझ जा सकते हैं, ये आइकन होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कहते हैं। और इस आइकन पर माउस द्वारा क्लिक करके इसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। और आपका यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्या चीज़ हो गया, पहला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि खाली वाईफाई से ही नहीं जुड़े होते हैं, है ना, यूज़ करने के अलग अलग डिफरेंट तरीके भी हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका। और यहाँ देख लीजिए ये सारा फर्स्ट जो है यहाँ पर फर्स्ट क्या है आपका फॉल्स है और सेकेंड इज ट्रू है ना। तो इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफीज, है ना, ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आईसीटी और रिसर्च को कंबाइन करके पूछ लिया गया। अब आप इसको रिसर्च का क्वेश्चन भी कह सकते हैं या आईसीटी टूल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उनके जो है संदर्भ में भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए टर्निटिव आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया कि हम प्लेजरिज्म चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। और एंड नोट का यहाँ पर हम जो बिब्लियोग्राफीज को पब्लिशिंग और मैनेजिंग के लिए किया जाता है। ये सारे कितने हैं, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये एंड नोट है ना। अब देखिए इसमें हम बाकी चीज़ों को भी जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एंड नोट क्या है, विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण है जिसका प्रयोग यहाँ पर ग्रंथ सूचियों के प्रकाशन और प्रबंधन में किया जाता है, ठीक है। तो एंड नोट का हम यूज़ करेंगे। प्रेजी क्या है, आपके ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है प्रेजी, जावा और टर्निटिन। टर्निटिन के बारे में बताया, प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स है ना। और
जो प्लेगरिज्म का जो आपके सवाल है ना वो अक्सर पूछे जा रहे हैं, इधर काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जो 2 बार आपका एग्ज़ाम हो चुका है अभी जो है 2023 में, इसमें यहाँ पर आपको प्लेगरिज्म के जो है लेवल्स, इसके पनिशमेंट क्या है, इनसे इनकी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, टूल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, इनसे संबंधित वीडियो आप जरूर देख लीजिए। मैंने आपको दे रखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। होता क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म कितने तरीके के हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेजी है क्या है, क्लाउड बेस्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है दैट यूजेस जूमिंग यूजर इंटरफेस, है ना, जूमिंग के लिए। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट डायनामिक एंड नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन, मतलब जो भी गतिक अवस्था में है और नॉन लीनियर, जो कि आप मतलब लीनियर एक रैखिक नहीं है, इनकी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए करते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल स्लाइड्स, जो कि आप पहले पुराने तरीके से बनाते थे स्लाइड्स को, तो प्रेजी क्या करता है, एक कैनवास, कैनवास क्या होता है जिसमें आप चित्रकारी करते हो, है ना, जनरल तरीके में इसको ही तो हम कैनवास कहते हैं। वेयर यूजर्स कैन प्लेस एंड नेविगेट थ्रू देयर कंटेंट, आप अपने कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छी अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन को आई कैचिंग और इंगेजिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम प्रेजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, है ना। तो इस तरह से ये हो गया प्रेजी। जावा क्या है, जावा के बारे में आपको पता है, हाई लेवल, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो इस तरह से जावा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे आप पूछे जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है और रिसर्च से संबंधित है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5 टर्म से समझने हैं, 5 ऑप्शन में ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम जो यहाँ पे डेटा एनालिसिस के लिए रिसर्च में यूज़ करते हैं, इसमें हम SPSS का यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं, और जो है यहाँ पर PSPP, है ना। अब देखिए प्रेजी के बारे में तो आपको बता ही दिया है, SPSS क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है ना, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। तो देखिए अभी तक वीडियो को आपने लाइक तो किया नहीं होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे आपको दे देनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी चीज़ ऐसा ना लगे कि ये कुछ नया आ गया क्वेश्चन में, है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लगती हैं, बाकी जनरल चीज़ें तो आपने पढ़ ही ली होंगी, अब एग्जाम में ज़्यादा समय तो है नहीं, तो आपने वो चीज़ें सब तैयार कर ली हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नज़र के सामने नहीं आती हैं, लेकिन एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नई चीज़ों को भी देख लेते हैं। SPSS क्या है, इसका फुल फॉर्म देखिए, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए क्या है, एक सांख्यिकी पैकेज है ना। इंग्लिश में ये, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है यूज फॉर सांख्यिकी एनालिसिस के लिए, ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए है। कौन कौन सी फील्ड में, जैसे कि सोशल साइंस और रिसर्च, इन सब फील्ड्स में इसको यूज करते हैं SPSS को, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, इट प्रोवाइड्स ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, मैनिपुलेशन अगर उसमें कोई जोड़ तोड़ करना है, और रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। ये हो जाता है SPSS के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डाटा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपकी जो चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे कि ये काफ़ी लंबा जो है मतलब यहाँ पर टॉपिक है, आपके सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह क्या है, एक जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, मतलब एक अच्छे से संगठित रूप में उसको देने के लिए, एनालाइजिंग, एनालिसिस के लिए, ठीक है, उसका विश्लेषण करने के लिए, और विजुअलाइजिंग डाटा, जैसे कि आपको कुछ बनाना है, कोई वर्कबुक है, वर्कशीट है ना, रो, कॉलम, फॉर्मूला, फंक्शन या चार्ट वगैरह बनाने के लिए हम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मोटे तौर पे याद रखिए, ठीक है। और इससे संबंधित सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, वो आपने देखा ही है। PSPP क्या है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा SPSS, है ना, ये क्या है PSPP, इसे क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन एज एन ऑल्टरनेटिव टू IBM SPSS, है ना, स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक ऑल्टरनेटिव है किसकी जगह पे, जो IBM के द्वारा SPSS स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव है। इट कैन परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है, लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, T-टेस्ट एंड मोर। ये जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है ना, व्याख्यात्मक सांख्यिकी, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, प्रतिगमन, है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर ये जितने भी सांख्यिकीय विश्लेषण होते हैं इनमें यूज़ करते हैं, जैसे कि टी टेस्ट में, है ना। तो इस तरह से ये PSPP क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ये क्या है, यूज़र फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये PSPP हो गया। अब बचता है आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, ये जो क्या है, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल स्टोरेज। कोई भी टीम क्या होगी, मिलजुल के काम करेंगे, कोलैबोरेटिव है ना भावना से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फाइल स्टोरेज एंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पर ये जो है अब मतलब पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट 365 सूट एंड इज कॉमनली यूज फॉर रिमोट वर्क एंड टीम कम्युनिकेशन। तो एक माइक्रोसॉफ्ट टीम है जो कि यहाँ पर सारे फंक्शंस को करती है, ठीक है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें ही की जाती हैं, तो एक टीम के रूप में काम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में मुझे इतनी चीज़ें बतानी थी कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको और भी दे दूँगी, जो आपके कुछ ऐसे जो ICT के जो आपके फुल फॉर्म्स थे उनको ज़रूर देख लीजिएगा, और रिसर्च से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं तो इनको आपको पता होना चाहिए, है ना। और हमेशा जो है अब क्या है कि वो लिंक करके सवालों को पूछा जा रहा है, जैसे कि टीचिंग के साथ आपका ICT का रिलेट करके, टीचिंग के साथ कम्युनिकेशन को रिलेट करके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डीप आपकी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अब हम अगली वीडियो में भी मिलेंगे। और आप लोग लॉजिकल रीजनिंग को भी देख लीजिए, क्योंकि उसको बिल्कुल मैंने क्रिस्प फॉर्म में आपको समझाया है PYQs के माध्यम से और आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे तब तक बने रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।